अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था 4 माह कबल, यानी कि 12 अगस्त को। उसमें फ़ाइनली एक पेशरफ्त ये 4 माह के बाद देखी जा रही है कि उन्हें चार्जशीट कर दिया गया है। 4 माह अगेन एक बड़ा बिलेटेड रिस्पॉन्स इदारे की तरफ से सामने आया है। 4 माह के बाद उनको सिर्फ़ और सिर्फ चार्जशीट किया गया है और ये बहुत कुछ बता रहा है कि मामलात अंदर चलाए किस तरह से जा रहे हैं। 4 माह एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी को चार्जशीट करने के हवाले से, स्पेशली एक कोर्ट मार्शल में कि जो कि इटसेल्फ इज़ अ समरी ट्रायल। फैज़ हमीद साहब को अगर 10 दिसंबर को चार्जशीट किया जा रहा है फॉलोइंग हिज अरेस्ट ऑन अगस्त 12, जो पहली प्रेस रिलीज सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई करते हुए एक डिटेल्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट की गई है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। और ये आपको याद होगा टॉप सिटी का केस था, जो इनिशियल केस था। कुंवर मुइज़ ने एक पिटिशन दायर की थी और जो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के चार्जेस लगाए गए थे और जनरल फैज़ हमीद पर, और जिस तरह से उनकी जानिब से कहा गया कि उनके प्रॉपर्टीज़ पर रेड किया गया कुंवर मुइज़ के, उनको कस्टडी में लिया गया, उनकी स्टाफ को तहवील में लिया गया, बहुत कुछ वहाँ से कब्ज़े में लिया गया, 400 तोला सोना और क्या कुछ जो है उनके कस्टडी में लिया, उनकी जानिब से लिया गया था। सो बहुत कुछ इल्ज़ामात उनके सामने उनके हवाले से बताए गए और इसी को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा तौर पे इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। और ये भी उस प्रेस रिलीज़ में, जो पहली प्रेस रिलीज़ ISPR की थी 12 अगस्त की, उसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस का भी जिक्र था, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट पोस्ट रिटायरमेंट, यानी कि उनके रिटायरमेंट के बाद की जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, उनके मल्टीपल इंस्टेंसेस जो थे कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, वो भी स्टैब्लिश हुए थे। लेकिन 4 माह बाद, और फिर एक 15 अगस्त की भी प्रेस रिलीज़ का मैं क्विकली हवाला दे दूँ, जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई थी 3 रोज़ के बाद, उसमें बताया था कि इनकी इस कनेक्शन में ही जो इनके फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स, आपको याद होगा 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल साहब को, रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उनको भी कस्टडी में लिया गया था फॉर द एक्शंस प्री जुडिशल टू मिलिट्री डिसिप्लिन। लेकिन आज की जो प्रेस रिलीज सामने आती है 10 दिसंबर की, उसमें कोई ज़िक्र नहीं नज़र आता हमें उन तीनों अफसरान का। वो तीनों जो अफसरान थे जिनको तहवील में लिया गया था, उनसे क्या पूछगछ हुई, उनसे क्या बातें इस्टेब्लिश हुई, उन्होंने क्या एतराफ़ किया, वो बहरहाल कोई चीज़ सामने आज की तो प्रेस रिलीज़ में बहरहाल उनका ज़िक्र नहीं है। लेकिन लाइक आई वाज मेंशनिंग कि 4 माह अगर तो लग रहा है, ये 2 चीज़ें इस्टेब्लिश ज़रूर करता है। एक तो ये कि फैज़ हमीद साहब ने अब तक कंसीड बज़ाहिर नहीं किया है इन 4 माह में, कोई किसी चीज़ को एडमिट नहीं किया, किसी चीज़ का एतराफ़ बज़ाहिर नहीं किया, क्योंकि अगर तो किया जाता तो महज सिर्फ ये एक चार्जशीट नहीं नज़र आती, एविडेंसेस को भी सामने रखा जाता। और दूसरा ये कि ये केस जो है ये एक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के तौर पे यानी कि फॉर्म नहीं हुआ 4 माह की कोशिशों के बावजूद भी। और अगर तो ये इसमें कोई बहुत मेजर पेशरफ्त नज़र आती जहाँ पर फैज़ हमीद साहब ने कोई एडमिशन उनका सामने आ जाता या वो गवाही दे देते, जिस किस्म के आज भी तासुर देने की कोशिश की जा रही है, 4 माह में तो बहरहाल नहीं हुआ। और अगर तो ऐसा होता तो हमें ये चार्जशीट का मामला 4 दिन में नज़र आता 4 माह के बजाय, और इनकी कन्विक्शन भी हमें 4 हफ्तों में नज़र आती। सो बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। और ये जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं, जिनमें ये 4 चार्जेस हैं, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना, और साथ साथ अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, जो कि शामिल किए गए हैं इनकी चार्जशीट में। ये बड़े जेनेरिक हैं इन नेचर, इसमें स्पेसिफिक्स कुछ मेंशन नहीं है। ये बहुत एक सरसरी से ये इल्ज़ामात नज़र आ रहे हैं जो चार्जेस हैं उनके ख़िलाफ़। 9 मई के जहाँ पर वाक़यात की अबेटमेंट की बात आती है कि उन्होंने एक रोल ऑफ एन अबेटर जो है अगर उन्होंने एक अदा किया है, वो भी अलग से बताया जा रहा है इसमें कि उसके हवाले से भी शामिल वो तफ्तीश हैं ये तमाम मुतअद्दिद वाक़यात में, 9 मई से जुड़े वाक़यात भी। और पहली बार चूँकि 9 मई का जिक्र किया जा रहा है तो 4 माह के बाद अब 9 मई भी इसमें
شامل تفتیش ہے. سو لہٰذا اس پہ بھی 2-4 سوال تو ریز اس طرح بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کو چارج شیٹ کیوں نہیں کیا گیا 9 مئی میں اگر انہوں نے کوئی ایک رول ادا کیا ہے, اور یہ الگ سے اس کی تحقیق کیوں کی جا رہی ہے ان ایڈیشن ٹو دیز 4 چارجز جو کہ اس ISPR کی پریس ریلیز میں مینشنڈ ہیں. اور بظاہر بہرحال نظر آ رہا ہے کہ چونکہ 9 مئی کا ذکر پہلی بار ہو رہا ہے ISPR کی اس پریس ریلیز میں, تو لہٰذا اور وہ بھی ایک کوئنسیڈنٹلی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کی ٹائمنگ پہ بھی بڑا ایک بہت ہائی لائٹ ہو رہی تھی, کیونکہ جب یہ پریس ریلیز آتی ہے یہ کوئنسائڈ کرتی ہے سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اس موو سے کہ جہاں پر عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کر رہے تھے, اس کو بھی ایکسیپٹ اور ایڈمٹ کیا جاتا ہے, اور جوڈیشل پروب کی جو ہیئرنگ ہے وہ ایک ریگولر ہیئرنگ کے فارم میں اب نظر آیا کرے گی. تو یہ ایک نیوز جب یہ سامنے آئی اس کے بعد ایک ISPR کی یہ پریس ریلیز کا سامنے آنا, سو یہ ٹائمنگ بھی بڑی اس کی ہائی لائٹ ہو گئی. ساتھ ساتھ یہ بھی میں ضرور یہاں پر مینشن کرتی چلوں کہ گورنمنٹ کے لیے ایک نیچرلی ایک سیلیبریٹری ایک مومنٹ ضرور ہے, کیونکہ ان کی بڑی ریلائنس اب نظر آ رہی ہے, اور جس قسم کا ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہوں فیصل واوڈا صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں فیض حمید کی گواہی سامنے آ سکتی ہے, بٹ 4 ماہ میں تو فیض حمید کے سے کچھ بھی نہیں نکلا. سو لہٰذا ابھی صرف اور صرف ایک پریس ریلیز کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو صرف ابھی چارج شیٹ کیا گیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ان کے لیے حیران کن نہیں ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کو فوری فوجی تحویل میں لیا جائے, اور وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ ساتھ ہو. سو لہٰذا کڑیاں جوڑنا اتنا مشکل نہیں لگ رہا ہے, ریلائنس نظر آ رہی ہے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی. اب فیض حمید کے ہی اس کیا کہیں گے اس کو کہ ایک فیض بائی پاس یا اس فیض روٹ کے ذریعے ہی عمران خان صاحب تک پہنچنا چاہتے ہیں, اینڈ یہ بڑا ہی میرے خیال سے بڑا مذائقہ خیز ہے, یا میرے خیال سے یہ کہ ایون انسٹیٹیوشن کے لیے بھی یور کائنڈ آف میکنگ the institution look bad as well, کیونکہ اگر تو آپ اس کو کرافٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی فارم میں عمران خان صاحب کی کنوکشن کو, اینڈ تھرو دس روٹ تھرو فیض حمید's روٹ, تو یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک جیسے گھوڑا گاڑی ہوتی ہے اور آپ گھوڑے کے آگے گاڑی لگا رہے ہوں, سو بالکل آپ اس طرح کا ایک سیناریو بنانا چاہ رہے ہیں. Convicting a perceived accomplice only to tighten news around a concocted principal accused انتہائی مذائقہ خیز بات ہے. فیصل واوڈا صاحب کی جہاں پہ میں ذکر کری تھی, جنہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی ہے اس سے زیادہ ان کے لیے پریشانی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے, اور وہ ان کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ فیض حمید کا معاملہ جو ہے وہ اس پر دباؤ ایک ڈالا جائے. میرے خیال سے آئی ایگری ود فیصل واوڈا صاحب, وہ اپنا کارڈ تھرو کر کے اگلوں کو ٹریگر کرتے ہیں, پرووک کرتے ہیں ان کی جانب سے ایک ریاکشن, اور وہ اگر اس طرح سے ٹارگٹ کر رہے تھے تو نیچرلی انہوں نے بڑا ایک رول ایویڈنٹ کر دیا ہے ایون ادارے کا, اینڈ دس ول کریٹ a stir within the institution as well. It will definitely reflect very poorly on the institution as well. کورٹ مارشل کی جو ورڈکٹ ہے ایونچولی وہ لیگلی چیلنج ہو سکتی ہے ہائی کورٹس میں, اور ملٹری آفیشلز کو ماضی میں بھی ریلیف ملتا رہا ہے آن نیومرس اوکیزنس, بیکاز ایز وی آل نو کہ یہ اس قسم کے جو ٹرائلز ہوتے ہیں دے ناٹ ڈیمڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ, سو ان کے پاس گراؤنڈز موجود ہوتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2 اسٹار یا 3 اسٹار جنرلز ہوں, ان کو میوٹنی اور اسپیناج کے چارجز کے حوالے سے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی ہیں, اور جس میں ایکس DG ISI جاوید اشرف قاضی صاحب کا بھی نام آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو ریلوے کی زمین تھی اس کی الاٹمنٹ کا جو معاملہ تھا, اور اس کو کس طرح سے ایک بہت ہی کم داموں پہ اس کو لیز کیا گیا, لیز کے ایئرس کو جو ہے وہ انکریز کیا گیا, باقاعدہ طور پہ ایک ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس نیب نے اس کا کی کارروائی کا آغاز کیا, لیکن اس کے بعد کس طرح سے وہ ڈسپوز آف ہوا. سو یہ بھی تمام, اور جو چارجز تھے وہ بھی بلکہ اسٹیبلش چارجز تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈسپوز آف کیسے ہو جاتا ہے. لطیف کھوسا صاحب وہ کہتے ہیں چاہے 2018 کے RTS بٹھانے کا معاملہ ہو یا 2024 میں فارم 47
बनाने का मामला हो, सबकी तहकीकात होनी चाहिए। सर्विंग या साबिक जो अफसरान हैं इदारे से मुंसलिक, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब तो सब वेलकम करते हैं, बिल्कुल एहतसाब का अमल जो है, और ख़ुद एहतसाबी मेरे ख़्याल से इदारे के लिए ने जो खुद एहतसाबी के अमल का आगाज़ किया है, ये बड़ा खुशाइन है। एंड इसका मंतकी अंजाम भी देखना चाहिए। आज इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट में ही असगर खान केस के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने हसास अदारों में जो सियासी सेल है उसको ख़त्म करने की रिपोर्ट तलब की है। इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जवाब भी तलब किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आज इस केस के हवाले से कहा कि इस केस के बाद इदारों में सियासी सेल ख़त्म कर दिए गए, जिस पे जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि चले आप एतराफ़ करते हैं, ये तस्लीम करते हैं कि सियासी सेल जो है वो थे, जिस पे सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि ये एक नोन फैक्ट है, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि सियासी सेल इदारों में होते हैं, रहे हैं। 1990 के इलेक्शन की चोरी का उन्होंने जिक्र किया कि उसके बाद किसके खिलाफ एक्शन हुआ। उन्होंने यूनुस हबीब से लेके, उन्होंने असलम बेग से लेके असद दुरानी तक का नाम लिया कि ये मामलात जो हैं वो सबके सामने होते हैं, ये सेल्स ऑपरेट हो रहे होते हैं। और आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब ने अपने अलविदाई जो उनका खिताब था उसमें ज़िक्र किस तरह से किया था कि फ़ौज ने 70 साल से फ़ौज की जो इन्वॉल्वमेंट रही है, जिसकी वजह से उनको बड़ा तनकीद का भी सामना करना पड़ा है, सियासत में जिस तरह उनकी दखल अंदाजी रही है उसकी वजह से उनको शदीद तनकीद का, और जो कि गैर आइनी एक उनका रोल रहा है। और फरवरी 2021 के बाद से जो इदारा है वो ए पोलिटिकल हो गया है। सो वी येट टू सी के वाकई में वो ए पोलिटिकल हो गया, क्योंकि मौलाना साहब ने तो उसके बाद के भी इंकशाफात, आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब जब कहते हैं कि बाजवा साहब ने ही सियासी जमातों को इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की हिदायत की थी। सो इस किस्म की भी जब मामला सामने हो तो बज़ाहिर, और फिर अगर प्रेस रिलीज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सियासी अनासर या सियासी जमातों को अगर टारगेट किया जाए तो फिर तो पूरी प्रेस रिलीज़ या पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पॉलिटिकल हो जाती है, वो ए पॉलिटिकल कहीं से नहीं रहती। इमरान खान साहब के हवाले से ये बात क्लियर है कि अगर तो इमरान खान साहब बाज नहीं आए तो हुकूमती सर्कल से ख़बरें जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अलकादर ट्रस्ट के केस के हवाले से, यानी कि 190 मिलियन पाउंड केस जो चल रहा है, मेरे पास इमरान खान साहब का जो बयान हल्फी है उसके पूरे 80 सवाल और जवाब जो है उसके मौजूद हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने तमाम सवालों के जवाब में यही मेंशन किए है कि कोई भी आयोटा ऑफ एविडेंस भी या स्टेटमेंट भी किसी विटनेस की भी अवेलेबल नहीं है टू स्टैब्लिश कि कनाइवेंस से या कोई एक्टिव नॉलेज या कोई मेलाफाइड इंटेंशन उनकी या उनके दीगर जो अक्यूज़ लोग हैं उनके हवाले से कोई इस्टेब्लिश हो रही हो। वो कह रहे हैं कि उनका कोई अमल दखल इसमें नहीं था। साथ साथ उनके हवाले से उन्होंने ये भी बोला कि 1973 के रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत वो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है कि वो कैबिनेट के जो एजेंडा है, कैबिनेट मीटिंग का जो एजेंडा है उसमें किसी भी आइटम को एज एडिशनल एजेंडा इंक्लूड कर सकता है। लेकिन बेसिकली उन्होंने इसी बात पे ज़ोर दिया है कि कोई भी जो आपने विटनेसेस पेश किए हैं उनकी जानिब से कोई भी एविडेंस नहीं पेश ऐसा किया जा सका कि जो कि इस्टेब्लिश करे कि इमरान खान ने ऑफेंस कमिट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो उनके तर्जुमान की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है आज इसी प्रेस रिलीज़ के बाद, और चूँकि अता तारर साहब और फैसल वावड़ा साहब बड़ा एक्टिवली एक आके इस मामले पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो बड़ा मैं क्या कहूँ इनअप्रोप्रिएटली वर्डेड जो तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मरकज़ी जो मीडिया डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से जो सामने ये बात आई है उसमें अता तारर और फैसल वावड़ा साहब को सरकारी टाउटों के हवाले से उन्होंने कहा सरकारी टाउट्स जो है उनकी बयानबाजी पर इनका रद्द अमल सामने आया और बाकायदा तौर पे फ़ौज को सियासत में घसीटने की हुकूमती कोशिशें शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार दी गई। इमरान खान वो कहते हैं कि ज़मीर के कैदी हैं। फैज़ हमीद या किसी भी दूसरे शख्स के नाम पर उन्हें ज़ेर अताब लाने की रियासती कोशिश कौम की निगाहों में कभी कबूलियत नहीं पा सकती। अलकादिर ट्रस्ट केस के भी हवाले से जज साहब को कुछ पैगामात भेजे गए हैं और उनको बता दिया गया है कि किस तरह से इस केस में सज़ा देनी है। और आपको पता है कि जज साहब तो पहले ही उनकी जो हुकूमत की दिल की ख्वाहिश है उसको पहले ही से समझ लेते हैं, भांप लेते हैं, तो लिहाजा उनको 10 साल की एक कैद की जो बात है वो अब की जा रही है। और हुकूमत इज़ वेरी क्लियर कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत रिलीफ नहीं मिलेगा और उनको हर हाल में, क्योंकि
ابھی تک موجودہ حکومت ان کے خلاف کوئی ٹھوس ایسا اقدام نہیں لے سکی ہے یا ٹھوس کوئی کیس نہیں بنا سکی ہے. سو لہٰذا سزا پہ سزا دے کر بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ بندہ کسی بھی صورت ٹوٹ نہیں رہا, کمزور نہیں ہو رہا, اور لہٰذا اب پلان کیا گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو حکومتی سرکل سے بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ 10 سال قید, کم از کم 10 سال. فیڈ بیک اور سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے گا.